कर रहे हैं हम 9th क्लास की साइंस, ठीक है, बायो का पहला चैप्टर, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारी 9th की साइंस है ना, वो पूरी रिलेट करती है 11th से। मतलब इसमें आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स के चैप्टर पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ोगे, आप बायो के चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो 11th में फिजिक्स में ये सारे चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने हैं, 11th में केमिस्ट्री में और बायो में ये सारे चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने हैं। तो फर्क क्या होगा अभी की पढ़ाई में और तब की पढ़ाई में? तो फर्क ये होगा कि तब आप और डीपली इन्हीं चीजों को, इन्हीं कंसेप्ट्स को और क्लियर करोगे, ठीक है। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हो तो शुरुआत में ट्रेलर होता है या मूवी का ट्रेलर होता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ना मूवी के बारे में। तो 9th क्लास के जो ये चैप्टर्स हैं वो 11th क्लास का क्या है, ट्रेलर है, ठीक है। तो उस 11th की साइंस का मूवी का ट्रेलर हम किस क्लास में देख रहे हैं, 9th क्लास में देख रहे हैं। तो जिसमें पहला चैप्टर जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बायो के लिए बेसिक्स, इसी चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो बेसिक, फंडामेंटल मींस बेसिक, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ऐसे इस चैप्टर में? तो हम ये चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं, आइदर इट इज प्लांट और एनिमल। देखो एनिमल में स्मॉल अमीबा से लेके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एक लार्ज एलिफेंट तक हो सकता है। ऐसी प्लांट में स्मॉल एल्गी से लेके, एल्गी के जो स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, वो सारी चीजें किस में आएंगी, प्लांट्स में आएंगी, लाइक बिग ट्रीज, नीम, मैंगो, पीपल, ये सारी चीजें। इवन एनिमल्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट एनिमल्स में क्या आ जाएगा आपका, बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना, ये सारी चीजें आती हैं, वायरसेस, ये एनिमल्स हैं। और प्लांट में अगर हम स्मॉलेस्ट बात करें तो एल्गी, जूस्पोर, या हम प्लानोस्पोर या एल्गी से ही बात करेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इन सब की लाइफ कैसे है, ये किन चीजों से बनी हुई है, इनका जो जिस चीज से बनी हुई है उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो काम कैसे करती है, कैसे ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करके एक अमेजिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, एक ह्यूमन बीइंग, एक ट्री या एक एलिफेंट, ये सारी चीजें तैयार हो जाती है, ठीक है। तो देखो सबसे, जैसे आपको एक मकान बनाना है या एक बिल्डिंग बनानी है, तो एक छोटा सा सबसे इसकी यूनिट क्या होती है, ब्रिक, है ना। जब आप ऐसी बहुत सारी ब्रिक्स को जोड़ते जाते हो तो क्या बन जाता है, पूरी एक बिल्डिंग बनती है ना। स्टार्ट करूं? देखो जैसे एक मकान या एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, हेलो, आइदर इट इज एनिमल और इट इज प्लांट, पासवर्ड है, ठीक है, आइदर इट इज एनिमल पुराने वाला और प्लांट। 2 मिनट वेट कर लेती हूँ मैं, बच्चे ज्वाइन, 2 मिनट वेट कर रही हूँ और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें देखो सीमेंट, कंक्रीट, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्रिक्स नहीं है तो आप उस बिल्डिंग को नहीं बना सकते। ठीक उसी तरीके से जब किसी ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करना होता है तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होता है, ठीक है। सेल, एक छोटा सा सेल पूरी बिल्डिंग को बना सकता है, पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, पूरी प्लांट को बना सकता है, ठीक है। अब देखो तो सेल, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म ना एक सिंगल सेल में भी अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। जैसे अगर हम सेल के बेसिस पर बात करें तो सेल के बेसिस पर एनिमल्स या प्लांट्स 2 कैटेगरी के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, है ना। यूनि मीन्स क्या होता है, एक, वन सेल वाले, और मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल वाले। हम कैसे हैं बताओ, हम यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं? हम एक सेल से बने हुए हैं, बहुत सारे सेल से, ठीक है। हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गेनाइज होंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, फिर ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे एनिमल हैं जो सिर्फ एक ही सेल में अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल की बात करें, एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। तुम्हारी बुक के एग्जांपल्स है ये, क्लेमाइडोमोनास, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्लेमाइडोमोनास। कनिष्का ये एग्जांपल पढ़ा एनसीईआरटी में,
हाँ मैम पढ़ा है। हाँ, तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक्चुअली, हाँ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक्चुअली दिस इज द स्पोर ऑफ एल्गी। आप जब बड़ी क्लास में आओगे तो पढ़ोगे। इसको हम बैक्टीरिया बोल देते हैं नॉर्मली, बट ये बैक्टीरिया नहीं है, ए प्लानोस्पोर है, स्पोर है, ठीक है। किसका? एल्गी का। फर्दर ये जर्मिनेट होते हैं और एल्गी बनता है, ठीक है। तो ये सारे कैसे? यूनिसेलुलर। अगर मैनी यानी मल्टी सेलुलर की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एलिफेंट है, आंट है, एस्कैरिस है ना, ठीक है। एनिमल, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले सेल वाली बात किसके दिमाग में आई होगी? किसके दिमाग में आई सेल वाली बात? ठीक है, और किसने? रॉबर्ट हुक की। तो उसने कहाँ देखा रॉबर्ट हुक ने? कॉर्क में देखा था शायद। देखा था। इसे बोलेगा। देखो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, जिनका छूट गया हो, ठीक है, वो दोबारा देख लेना। तो सब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है? एक छोटी सी चीज, ठीक है, जिससे कि कोई भी लाइफ बनी हुई होती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक मकान या बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बहुत सारी ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। एक एक ब्रिक को जोड़ के जब हम ऐड करते जाते हैं तो पूरी बिल्डिंग बन जाती है या फिर पूरा मकान बनता है। ठीक उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए, यानी उसको अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए एक छोटी सी चीज सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक सेल में, एक सिंगल सेल में भी एक एनिमल अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है, या ऐसे बहुत सारे सेल्स कंबाइंड हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स एनिमल बन सकता है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एनिमल एक सिंगल सेल का भी हो सकता है, और जब बहुत सारे सेल जुड़ते जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्लांट और एनिमल। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम सेल के बेसिस पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, तो हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनि मीन्स होता है वन, एक, मल्टी मीन्स मैनी। देखो यूनि सेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं। तुमने 8th क्लास में अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया होगा या पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाया होगा, जो चप्पल के सोल जैसा होता है ना, और जिसके क्या होते हैं? सीलिया होते हैं अभी, ठीक है, सीलिया, फिर उसका गलेट, यहाँ पर उसका बहुत सारी चीजें। तो ये सारे क्या, एक ही सेल के एनिमल्स हैं, और इस एक ही सेल में इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। इसी सेल में ये एक्सक्रीशन भी करेंगे, इसी सेल में ये डाइजेशन भी करेंगे, इसी सेल में ये मूवमेंट भी करेंगे, सारी चीजें, ठीक है। तो एक सेल में इन्होंने अपनी लाइफ कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमारे आते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ यूनिसेलुलर के एग्जांपल लिखे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये एग्जांपल बच्चे भूल जाते हैं, थोड़ा टफ नेम है, लेकिन एनसीईआरटी का नाम है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? यूनिसेलुलर का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि सेल जैसी भी कोई चीज होती है, तो ये अचानक ही हुआ, ठीक है, हाँ, रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल आइडेंटिफाई की थी या डेड सेल आइडेंटिफाई की थी? बताओ। तो सब बच्चों ने ये बताया कि ठीक है, कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, है ना। ये तो सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन देखो रॉबर्ट हुक ने ये जो सेल था, ये लिविंग सेल था या डेड सेल था? ये बताओ मुझे कनिष्का। हाँ, डेड सेल। तो फिर लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा? हाँ, इन अ कॉर्क, है ना। कॉर्क क्या होता है? लकड़ी का गुटका, है ना, जो लकड़ी की डॉट होती है, जो बहुत सारी बॉटल्स के ढक्कन में यूज की जाती है। तो उसने बाई चांस अपने हाथ से एक प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था, बहुत ही जनरल टाइप का, मतलब थोड़ा बहुत ये एनलार्ज करता होगा चीजों को।
तो इसने उस माइक्रोस्कोप में उसकी एक लेयर निकाली और उसको देखा। तो इसने क्या देखा कि सारी सेल्स का स्ट्रक्चर लगभग क्या है, सिमिलर सा है, ठीक है। साइज अलग है, साइज वेरी कर सकता है, ठीक है। अब इसका माइक्रोस्कोप इतना एडवांस तो था नहीं कि ये न्यूक्लियस जैसी किसी चीज को देख पाता। मैम ओक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। किसकी किसकी? ओक की हाँ, वो अंदर ई आएगा ना। HOOKE आएगा। हाँ, वो ई मैंने जान के नहीं लिखा है, अभी उसका कुछ रिजेम्बलेंस है, वो बताऊंगी, ठीक है, क्यों है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो देखो अब इस रॉबर्ट हुक ने अपने ही हाथ से एक प्रिमिटिव टाइप का, एक सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। उस माइक्रोस्कोप ने उस सेल को, कॉर्क को देखा और उसने क्या देखा कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उसको दिखाई दिए, ठीक है, बहुत सारे। तो उसने इनको क्या कहा कि ये तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट, सेल का मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट, अलग से कोठरी। देखो सेल का बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना, सेल में रखते हैं, जेल में सेल होता है, तो सेल का मतलब क्या है, एक कोठरी टाइप यानी एक छोटा सा कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि इस कॉर्क में तो बहुत सारे सेल्स हैं, एक ही जैसे स्ट्रक्चर है जो रिपीटिंग हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बाद में फिर लिविंग सेल डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक ने, स्पेलिंग चेक कर लेना। इसने जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, ठीक है ना, डिस्कवर, और वो डेड सेल थी, लिविंग सेल नहीं थी, ठीक है। किसमें किया था, कॉर्क में डिस्कवर किया था। और उसने ये बताया कि जो प्लांट का जो ये कॉर्क है ये किससे बना होता है, छोटे छोटे बहुत सारे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको उसने क्या कहा, सेल का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद देखो लिविंग सेल बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, और किसने डिस्कवर किया, ल्यूवेनहॉक ने, याद रहेगा ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक की स्पेलिंग एनसीईआरटी से देख लेना, उसने किया था 1674 में, ठीक है, 1674। तुम्हारे एनसीईआरटी में बॉक्स में है ये चीज, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना, रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, ब्राउन ने। तो देखो दोनों नाम सेम है, सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट ने और न्यूक्लियस डिस्कवर किया रॉबर्ट ने, लेकिन फर्क कहाँ है, यहाँ पे ब्राउन है और यहाँ पे क्या है, हुक है, ठीक है, हुक। तो जिसके नाम में हुक लगा होगा वो तो सेल डिस्कवर करेगा। और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, एन फॉर एन याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ, तो एन फॉर एन याद रखना। जिस न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, और रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, आपका सेल डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके बाद जब हम सेल पढ़ेंगे, हाँ बोलो, तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अभी हमें सारे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है वो हम बाद में बताऊंगी। अभी एक चीज देखो, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड जिसको नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, और ये नाम सबसे पहले किसने दिया था, हाँ किसने, किसी ने बोला था नाम, बोलो, परकिंजे, है ना, किसी ने नाम बोला था, है ना, हाँ पुरकिंजे, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे तो ये भी पूछे जा सकते हैं तुमसे, ठीक है। तो सब कंटिन्यू करो, हाँ रिपीट कर रही हूँ मैं, दोबारा ही क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले याद रखोगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, डेड सेल, सेल वाली बात रॉबर्ट हुक ने बताई, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट दैट सेल इज डेड सेल। तो थोड़ा सा तुम्हें एडवांस होना पड़ेगा, 9th क्लास है, चीजों को घुमा के पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 1665 में किया था उसने कॉर्क में, यानी प्लांट का एक टाइप, जो रबर कॉर्क होती है ना जिससे बॉटल वगैरह बंद करते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर जो फ्लोट करता है, ठीक है, उसमें उसने क्या देखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उसने क्या कहा, सेल। और सेल का मतलब कंपार्टमेंट, ठीक है, सेल को हम कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, हिंदी में कोठरी भी बोल सकते हैं छोटी सी,
कंपार्टमेंट, तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ था, ठीक है। फिर बाद में लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? ल्यूवेनहॉक ने लाइव सेल डिस्कवर किया। कोई भी सेल अगर लाइव है तो ये कंडीशन है, इट इज 100% कि उसके अंदर क्या चीज होगी? न्यूक्लियस होगी। इफ इट इज लाइव देन देयर इज न्यूक्लियस, ठीक है। जो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं वो इन्यूक्लिएट होते हैं, और जो लिविंग सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस का याद रखना, एन न्यूक्लियस में आता है और ब्राउन में भी न्यूक्लियस आता है, तो एन से एन आप रिलेट कर लेना, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। उसके बाद देखो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है। सेल के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल का कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी, हर सेल के अंदर ना कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। अभी हम स्टडी करेंगे जब अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स, और वो सारे ऑर्गेनल एक तरीके के फ्लूइड में फ्लो करते हैं, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। और वर्ड प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? परकिंजे ने। इतनी बात समझ में आई सबको? तुमसे अगर कुछ भी नहीं बोला तो तुम रॉबर्ट हुक बोलोगे, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सबसे पहले इसी को जाता है, क्योंकि इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी सेल जैसी चीज को बता के 1665 में, समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो बात इसी ने की थी ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल, ये ना बोले कि लिविंग और डेड, तो आप रॉबर्ट हुक ही लिखोगे। हाँ बोलो, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, मैं रब कर रही हूँ। अब देखो सेल बना कैसे होता है, सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सब कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सेल से रिलेटेड थ्योरीज दी गई, ठीक है। सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज आई, तो सेल थ्योरीज गिवन बाय 2 बायोलॉजिस्ट, ठीक है। कौन कौन से थे वो? 2 बायोलॉजिस्ट, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड शॉन, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट थे, एंड है ये, ठीक है, समझ जाना। तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी कि एक्चुअली में सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अभी जब तुम बड़ी क्लास में आओगे तो और डिटेल पढ़ोगे, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। जो सेल होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होगी या सेल वॉल होगी, सेल वॉल नहीं हम बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल की मेम्ब्रेन, वो बनी होती है हमारी प्रोटीन और लिपिड्स की, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। ये क्या होता है अभी बात करेंगे, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, और सेल होता कैसा है, कैसे उसमें प्रोटीन होते हैं, कैसे उसमें लिपिड्स होते हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट होती है। सेल जो है ना, ये इसका जो नेचर है ना, ये वॉल का पूरा हार्ड नहीं है, पूरा सॉलिड नहीं है, पूरा लिक्विड नहीं है, ये सेमी सॉलिड है, पता है। इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जब आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे ना, रिफ्रेशर्स, उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो देखो फ्लूइड जैसा, ना तो पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी की वजह से इसके इस नेचर, और ये किसने बताया आपको? स्लाइडेन एंड स्वान ने। ये सारे स्ट्रक्चर की बात किसने की? स्लाइडेन एंड स्वान ने। और उन्होंने बताया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो सेल की लेयर है वो कैसी होगी, और उसमें क्या क्या केमिकल्स होंगे और किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सेल थ्योरी गिवन बाय बायोलॉजिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लुइस पास्चर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी सेल अपने आप नहीं आ सकती इस अर्थ पे। फिर से मैं रिपीट कर दूंगी, सेल थ्योरी को आगे एक्सप्लेन किया या एक्सपेंड किया, ऐसे समझ लो। सेल थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया विर्चो, एक साइंटिस्ट थे विर्चो, ठीक है। इस विर्चो ने क्या कहा कि कोई भी नई सेल, कोई भी न्यू सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगी, ठीक है। ये कौन सी है? न्यू सेल है, जिन्हें आज के बाद अब आप पढ़ेंगे डॉटर सेल्स। जब भी कोई सेल डिवाइड होगी, हमें माइटोसिस मियोसिस भी पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस में लास्ट ईयर ऐड हुआ है, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है। इसने क्या कहा कि इस अर्थ पे सेल आया कहां से, लिविंग ऑर्गेनिज्म आए कहां से, ठीक है। उसने बोला कि कोई भी चीज अपने आप नहीं आई, कोई यूनिवर्स से नहीं आया, कुछ नहीं आया,
हर नई सेल पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल, और उसी से क्या बनेगी, नई डॉटर सेल्स बनेगी। तो इसने क्या थ्योरी दी, एक्सपेंड कर दिया। इसने तो बोला कि भाई सेल क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है, और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर होता है। फिर विर्चो आया, विर्चो ने कहा कि कोई भी नया सेल जो है वो पुराने सेल से ही बनेगा, अपने आप नहीं बन सकता। और इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम बाद में पढ़ोगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं आई थी। तो देखो सेल थ्योरी किसने दी, दो बायोलॉजिस्ट थे, स्लाइडर एंड श्वान, ठीक है, इन्होंने दी। इन्होंने थ्योरी का मतलब क्या है कि सेल के बारे में बताया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल की शेप कैसी होगी, सेल में क्या क्या केमिकल्स होंगे और किस तरीके से उसका अरेंजमेंट होगा। और उन्होंने उस मॉडल को जो दिया था ना, उस मॉडल को नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। देन इसी थ्योरी को और एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करके साइंटिस्ट आया विर्चो, ये नेम है साइंटिस्ट का, ठीक है, नाम है। आपने कोई वो पैस्चर बोल रहा था, वो क्या था? उसने फिर प्रूव करा था एक्सपेरिमेंटली इसकी बात को कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। आजकल तुम देखते हो पास्चराइज्ड मिल्क, दूध की थैली पे आज नहीं देखा ना, तो आज थैली लेके आओगे ना दूध की, तो उस पे पढ़ना पास्चराइज्ड मिल्क होता है। और 8th या 7th में तुमने पास्चराइजेशन पढ़ा था ना, पढ़ा है? तो ये जो पास्चराइजेशन है ना, ये लुइस पास्चर के नेम से ही है, उसी ने पास्चराइजेशन वाली प्रोसेस बताई थी। आज के बाद याद रहेगा तुम्हें, लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को प्रूफ किया था कि कोई भी नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. यस मैम। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये रब कर रही हूँ, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बुक में एक एक्सपेरिमेंट है, एक छोटी सी चीज में समझा रहे हैं दो बच्चों को। हाँ, तो अभी ये एक्सपेरिमेंट तो मैं समझा दूंगी तुम्हें क्या है, ठीक है। अनियन पील का एक्सपेरिमेंट है, जब उसको स्टडी किया गया ना, तो उसमें देखो क्या सेम स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, बहुत सारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, ठीक है। पिंटू ज्वाइन हुआ है, से बोल दो कि पीछे की ये बैकअप भेज दूंगी, अभी ज्वाइन हुआ। वही पहले था, पिंटू था पहले। हाँ, क्या नाम है उसका। तो ये जब अनियन पील को स्टडी किया गया स्लाइड में, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो हम इससे कुछ आइडिया लगा सकते हैं ना कि ये शेप है सेल की, देखो ऐसी शेप दिखाई दे रही है। तो क्या सारी सेल्स की शेप ऐसी ही होती है? सारी सेल्स की शेप तो ऐसी नहीं होती होगी। शेप क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। जैसा उनको फंक्शन करना है उस हिसाब से सेल की शेप क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कई बार इंसान के स्ट्रक्चर को देख के भी पता लगा लेते हैं कि ये बंदा क्या काम करता होगा। एक बहुत मतलब पूरी फिजिक बनी हुई है, बताओ अच्छे खासे एप्स वगैरह निकले हुए हैं, तो तुम आइडिया लगा लोगे कि हो सकता है कि ये बंदा पुलिस का हो या आर्मी का हो, ठीक है। एक पेट निकला हुआ बंदा जा रहा है, ठीक है, खूब बड़ी तोंद निकली हुई है, तो तुम इतना आइडिया लगा लोगे कि इनका काम जो है वो बैठने वाला है। मतलब बॉडी की शेप देख के आप फंक्शन का पता लगा सकते हो। सेम यही चीज हमारी बॉडी में सेल्स के साथ भी होता है, ठीक है। एक तुम्हारे एनसीईआरटी में ना लेफ्ट पेज पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो शेप ऑफ सेल किस पे डिपेंड करेगी, सेल की शेप, उनको काम क्या करना है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल लाइफ में देखो हम लोग वायर्स यूज करते हैं, किस लिए, कंडक्शन के लिए ना, कंडक्टिविटी के लिए। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स आई हुई है वो कैसी हैं, लंबी लंबी तारे हैं ना, बहुत लंबी लंबी वायर्स है ना। सोचो अगर यही वायर्स को हम छोटे छोटे आयरन के गोले बना के लगाते तो कितनी दिक्कत होती ना इनको जोड़ने में और फिर घर तक पहुंचाने में बिजली। तो इसका काम क्या है वायर्स का, करंट को पहुंचाना। अब करंट तो सीधे फ्लो हो जाएगा वायर के अंदर, तो वायर कैसी हो गई, लॉन्ग। सेम यही चीज तुम्हें अगर सो भी रहो ना और कोई पिन चुबा दे, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। तुम पहले उठोगे एक झटके से, सामने बैठे बंदे को एक थप्पड़ मारोगे कि भाई पिन क्यों चुबाई, अब बता तू, है ना। बाद में सोचोगे कि क्या हुआ था, पहले तो उसको थप्पड़ मारोगे,
तो वो जो पिन चुभना था बिल्कुल करंट के फॉर्म में मेरे दिमाग में पहुंचा और मेरे दिमाग ने डिसीजन लिया कि भाई कुछ खतरा है, डेंजर है, ठीक है, कुछ खतरा है, डेंजर है, पहले तो डेंजर हटाओ फिर देखते हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन पहुंची ना, वो भी किस फॉर्म में पहुंचती है हमारी बॉडी में, करंट के फॉर्म में ही पहुंचती है। पता है हमारी बॉडी में भी करंट का फ्लो होता है और इस करंट को हम अपनी बॉडी में क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स या फिर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले, नॉर्मल लैंग्वेज में, इंफॉर्मेशन। पिन चुभाई, मच्छर ने काटा तो पहले वहां पे मारा, फिर देखा कि क्या था, कहीं कीड़ा तो नहीं था, ठीक है। तो ये कौन पहुंचाता है, न्यूरॉन्स, ठीक है ना। 8th क्लास में भी स्ट्रक्चर पढ़ा है जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं। नर्व सेल्स जो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं हमारी बॉडी में। तो तुमसे पूछ लिया जाए कि विच सेल इज लॉन्गेस्ट सेल, तो आप कौन सी बोलोगे, नर्व सेल या न्यूरॉन, जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने, ये तो मतलब मुझे लगता है शायद 6th क्लास से ही आता रहता है, हर क्लास में घुमा फिरा के आ जाता है, सेल बॉडी, फिर यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब, इस तरीके का। तो देखो ये कैसी है वायरिंग, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, नेक्स्ट वायर, फिर नेक्स्ट वायर, फिर नेक्स्ट वायर। तो इसका स्ट्रक्चर लंबा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि इसको क्या पहुंचाना है, करंट पहुंचाना है, ठीक है। अब देखो कुछ आ रहा है ना समझ में, तो इसका फंक्शन क्या है, टू कंडक्ट इम्पल्स या करंट। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे, लॉन्ग वायर लाइक स्ट्रक्चर है। अब ध्यान दो, ये हमारी आर्टरीज या वेन्स हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिनमें क्या फ्लड होता है, ब्लड का फ्लो होता है ना। अब ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाए तो बड़ी दिक्कत होगी ना फ्लो होने में। तो ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा है हमारी बॉडी में, ओवल शेप, ऐसे है ना, तुम लोग तो अभी यही बनाते हो। तो ये किसकी शेप हो गई, ब्लड की, ठीक है ना। अब देखो 3 इडियट मूवी देखी होगी सबने, जब मूवी स्टार्ट होती है तो बहुत सारे स्पर्म्स क्या कर रहे होते हैं, स्विम करके जाते हैं ना। तो स्पर्म को क्या करना है, स्विम करना है, तो इसकी लंबी सी टेल है, वो टेल क्या करती है, इसको स्विम करने में क्या करती है, हेल्प करती है, और इनको मूव करना होता है फास्ट। तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर है, स्पर्म का। देखते जाओ काम के हिसाब से, काम के हिसाब से इनकी शेप डिसाइड हो रही है। और एग कैसा है, उसको लुढ़कना है, ठीक है। 10th क्लास में जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो एग को लुढ़क के जाना है। तो लुढ़कने के लिए तो गोला आसान होता है, तो गोले जैसा स्ट्रक्चर हो गया, ओवम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बनता ओवरी में है और ओवरी से मूव करके ये यूट्रस में जाता है, तो इसको मूवमेंट होनी है। मूवमेंट होने के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ओवल या राउंड शेप, ठीक है, ओवम। हमारी मसल्स जैसे रबड़ होती है ना, रबड़ इलास्टिक है, खींचो फिर छोड़ दो, खींचो फिर छोड़ दो, कभी फटेगी नहीं, ठीक है। तो हम अपने टांगों को क्या करते हैं, देखा है, जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत स्ट्रेच करते हैं, तो टांग फट जाती है क्या, नहीं फटती ना। तो वहां पे मसल्स कैसी होती है, इलास्टिक मसल्स। तो हमारी मसल्स ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे तो ये मसल्स, जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मसल्स पढ़ेंगे, कैसे होते हैं, इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक है। स्ट्रक्चर कैसा है, धागे जैसा, धागा खींच रहा है फिर जुड़ रहा है, खींच रहा है जुड़ रहा है, पर टूटेगा नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो कुछ समझ में आ रहा है कि सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसा उनको काम करना है। तो शेप ऑफ सेल डिपेंड ऑन देयर फंक्शन। बोलो यहाँ तक समझ में आता है। अब पूछो किसको क्या पूछना है। क्या बताया था कि जब हम ऑनियन पील की स्लाइड देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। सेल की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। तो शेप कैसे डिसाइड होती है, किसी भी सेल की शेप डिसाइड होती है उसके फंक्शन से, कि उसको काम क्या करना है, ठीक है। शेप डिसाइड किससे होगी, कि उसको काम क्या करना है। तो देखो एक चीज देखो, मैंने क्या लिखा है, शेप डिफरेंट शेप होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सेल की शेप डिफरेंट होगी, लेकिन किस बेस पे होगी, उसको काम क्या करना है उस बेस पे। जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था कि अगर कंडक्शन करना है, करंट पहुंचाना है, तो हम वायर्स का यूज करते हैं ना, लॉन्ग वायर्स, जिसमें इजीली करंट पहुंच जाए। तो ठीक मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर तुम सो रहे हो और अचानक से तुम्हें कोई कीड़ा काटता है, तो पहले इन्फॉर्मेशन तुम क्या करते हो, पहले उस कीड़े को हटाओगे, जहां तुम्हें जलन हो रही है वहां देखोगे, या किसी ने सोते टाइम तुम्हें पिन चुबा दी तो पहले तो उस बंदे को उठ के एक थप्पड़ मारोगे, उसके बाद पूछोगे कि भाई पिन क्यों चुबाई ये बता। तो वो जो पिन चुभने की सोते में भी एकदम फटाक से इन्फॉर्मेशन पहुंची,
वो इसी वायर लाइक स्ट्रक्चर से पहुंचती है, और वो वायर लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में भी क्या होता है, करंट। करंट को क्या बोलते हैं, इम्पल्स, और इम्पल्स किसके थ्रू पहुंचता है, न्यूरॉन्स के थ्रू। 8th क्लास में भी पढ़ा था, जिसे नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग। सबसे लंबी सेल्स हमारी बॉडी में कौन सी होती है, न्यूरॉन्स होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत लंबी लंबी, ठीक है। और पूरी बॉडी में, बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे तुम्हें टच किया जाए या पिंच किया जाए और तुम्हें पता न चले, ठीक है। तो इनका शेप कैसी होगी, लॉन्ग। अब देखो ब्लड को किसमें फ्लो होना होता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स में। तो छोटे छोटे पाइप है, नालियां हैं, उनमें आसानी से फ्लो क्या हो गया, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स। तो ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा है, ओवल शेप, ठीक है। इसी तरीके से स्पर्म्स, स्पर्म्स को क्या होता है, स्विम करके जाना होता है और बहुत फास्ट मूव करना होता है। एग्जांपल दिया था, अगर स्पर्म नहीं देखा है तुमने लाइव, तो 3 इडियट मूवी बिल्कुल स्टार्टिंग देखना। बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं और लिक्विड मीडियम में वो मूव करके जाते हैं। तो उसकी टेल होती है जो उसको क्या करती है, स्विम करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसको जाके फर्टिलाइज होना होता है ओवम के पास, और ओवम को ओवरी से मूव होके कहाँ जाना होता है, यूट्रस में। तो यूट्रस में पहुंचेगा तो उसको भी लुढ़क के जाना है, तो उसकी शेप कैसी हो गई, उल। ऐसे जब हम चल रहे हैं, अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, तो हमारी मसल्स स्ट्रेच होती है। तो मसल्स स्ट्रेच होती है, तो हमारी मसल्स कैसी होती है, थिन इलास्टिक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर। उसको आप कितना भी स्ट्रेच करो, देखा है योगा करते हैं आप, जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट को कैसे भी स्ट्रेच कर लेते हैं। तो हमारी मसल्स हाईली इलास्टिक होती है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसको खींच सकते हैं। खींचने के बाद टूटेगी नहीं, जैसे ही छोड़ोगे रिलैक्स करोगे अपनी जगह आ जाएगी। तो कैसी स्ट्रक्चर होना चाहिए उनका, धागे जैसा, तो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये मैंने बताया था कि शेप किस पे डिपेंड करती है। आप पूछो किसी को कोई डाउट है तो। हाँ, आपने एग्जांपल दिए ये पिन वाला, मैम जैसे हम कुछ सो रहे हैं तो हमें पिन छुपाएंगे तो हम एकदम से रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, तो मैम जब हम गहरी नींद में होते हैं, हाँ, सपोज किसी ने पिन छुपाया, हम लोग को पता नहीं चला, तो फिर मैम कभी इम्पल्सेस काम नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, कितनी भी गहरी नींद में हो ना, और तुम्हें कोई अगर पिन चुबाया, हल्का सा गर्म लगे, तुम उठ जाओगे झटके के साथ। ऐसा तो नहीं होता। ट्राई करके देखना, अपने भाई को बोलना कि जब तुम सो रहे हो और वो पिन चुबाए तुम्हें, या कीड़े नहीं काट लिया, सोते रहते हैं, कुछ ही देर में तुरंत पता चल जाता है। जब उसके एसिड का इफेक्ट आता है ना, तुरंत पता चल जाता है हमें। कीड़ा काटा, उसने एसिड रिलीज किया, और वो एसिड जैसे ही इम्पल्स के फॉर्म में बॉडी पे पहुंचा, तुरंत हमें सेंसेशन हो जाएगी, समझे। हाँ, अगर वो इफेक्ट बहुत माइल्ड है तो हो सकता है कि उस टाइम ना पता चले, बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड, लेकिन वो मूव जरूर होगा, वहां पे इफेक्ट जरूर आएगा। और कोई डाउट? मैम, हाँ मैम न्यूरॉन किसे कहते हैं, आपने यहाँ पे लिख रखा है। हाँ, तो 8th क्लास में पढ़ा था, सेल वाला चैप्टर में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तुमने, ये वाला डेंड्रॉइड बुक में था ना तुम्हारे। नर्व सेल है। हाँ, तो इसी को न्यूरॉन भी बोलते हैं, नर्व सेल को ही न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। मैम मेरे को मैम केमिस्ट्री वाला न्यूरॉन्स पता है। वो तो न्यूट्रॉन है, न्यूरॉन थोड़ी ना है। हाँ वो बायोलॉजी वाले नहीं पता। हाँ, तो मैं भी बताऊंगी, इसमें आएगा, तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे में नहीं था, ठीक है। सबको ही बताऊंगी, ये बताऊंगी मैं क्या होते हैं, अभी आएगा सिलेबस में। जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, मसल वाला, तो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ये, ठीक है। तो उसमें मैं पूरा डिटेल कराऊंगी। मुझे ध्यान है तुम्हारे में क्या था क्या नहीं था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लेके चलूंगी। और केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन है, न्यूरॉन नहीं है, ठीक है, समझ गई। ओके मैम। और कोई डाउट? मैम कंफ्यूजन हो गई। रिया क्लियर है? रिया आवाज आ रही है? हाँ, रिया कहती है मैं बोलूंगी। हाँ क्लियर है। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। हाँ, तो आज यहाँ तक करते हैं, फिर नेक्स्ट में देखो टाइम से आ जाना, ताकि फिर क्लास में छूट जाता है ना टॉपिक, तो आगे की भी चीज समझ में नहीं आएगी।